अगर किसी इंसान के हाथ की हड्डी टूट जाए ना और उसे एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मशीन तुरंत एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिखा देगी। डॉक्टर उस लाइन पर उंगली रखकर कह सकता है कि समस्या ठीक यहाँ है। हाँ, एकदम सही कहा। ये एक बहुत ही स्पष्ट स्थिति होती है, टूटा है या नहीं टूटा। मतलब इंसान के दिमाग इसी तरह की स्पष्टता को पसंद करता है, जहाँ चीजों को आसानी से अलग अलग खांचों में बांटा जा सके। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए उस विद्यार्थी के बारे में जो अपनी डेस्क पर बैठा है। सामने भारी भरकम सिलेबस है और कल परीक्षा है। 40 मिनट की लगातार पढ़ाई के बाद अचानक उसका दिमाग दर्द करने लगता है। वो एक अजीब सी घुटन, चिड़चिड़ाहट और थकान वाली फीलिंग ना। वही तो, अंदर से आवाज आती है कि अब और नहीं पढ़ा जाएगा। अगर उस वक्त उस विद्यार्थी के दिमाग का एक्सरे किया जाए तो मशीन में कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब कोई सफेद लाइन नहीं, कोई इंजरी नहीं। यही तो बात है, ये एकेडमिक प्रेशर और मानसिक जद्दोजहद का वो धुंधला परिदृश्य है जिसे कोई मशीन नहीं पकड़ सकती। समस्या बहुत गहरी होती है, लेकिन बाहर से सब बिल्कुल सामान्य दिखता है। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी अदृश्य दर्द को समझना है, साथ ही डीप वर्क यानी गहराई से काम करने की कला को डिकोड करना है। आज के दौर में जहां हर 30 सेकंड में फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आता है, वहां घंटों तक एकाग्र होकर पढ़ाई करना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी सुपर पावर। और मैं बता दूं कि ये पूरी चर्चा द बुक पल्स नाम की YouTube चैनल की एक बेहद शानदार सामग्री पर आधारित है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि वो जो 40 मिनट वाला मानसिक दर्द है ना, असल में वही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जब भी एकाग्रता या फोकस करने की बात उठती है तो समाज अक्सर इसे एक जन्मजात टैलेंट मान लेता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चे पैदा ही टॉपर होते हैं। हाँ, हम सबको कभी ना कभी ऐसा ही लगा है। लेकिन द बुक पल्स की सामग्री से जो बात निकल कर आती है वो इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। डीप वर्क कोई जादुई हुनर नहीं है। ये बिल्कुल साइकिल चलाने या तैरने जैसी एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इतिहास के महान विचारकों ने कोई जादू नहीं किया था। मतलब उन्होंने बस इस एकाग्रता के विज्ञान को समझ लिया था। अगर हम महान लोगों के काम करने के तरीके को देखें तो कार्ल जुंग का उदाहरण सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, जब कार्ल जुंग भारत आए थे ना, तो उन्होंने यहाँ के घरों में मेडिटेशन रूम या पूजा घर का कॉन्सेप्ट देखा। मतलब एक ऐसी जगह जो सिर्फ ध्यान लगाने के लिए बनी हो। वो इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि स्विट्जरलैंड लौटकर उन्होंने अपना खुद का एक टावर बना लिया। अरे वाह, एक पूरा टावर? हाँ, पत्थर का एक टावर जहाँ बिना उनकी स्पष्ट इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस टावर के कमरे की चाबी सिर्फ और सिर्फ कार्ल जुंग के पास होती थी। वो कोई मामूली कमरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा किला था जो उन्हें बाहरी दुनिया से काट देता था। सच में ये तो गजब का समर्पण है। और ये तरीका सिर्फ जंग तक सीमित नहीं था। मार्क ट्वेन ने अपना वर्किंग शेड घर से इतना दूर बनाया था कि परिवार वालों को उन्हें खाने पे बुलाने के लिए तेज आवाज वाला हॉर्न बजाना पड़ता था। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की अंतिम किताबें लिखते वक्त खुद को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया था। अब बिल गेट्स भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं ना? हाँ, बिल गेट्स आज भी साल में थिंक वीक मनाते हैं, जहाँ वो पूरी दुनिया से कट पर सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक आम छात्र के नजरिए से सोचें तो ये सब बहुत ही खर्चीला और नामुमकिन सा लगता है। कोई भी छात्र कह सकता है कि ये तो महान लेखक हैं, अरबपति हैं, इनके पास पैसा है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी सोच है। एक आम विद्यार्थी जो शायद हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में 2 और लोगों के साथ रहता है, वो अपना टावर कहाँ से बनाएगा? ऐसे में ये डीप वर्क एक आम इंसान की असल जिंदगी में कैसे लागू होगा? इसी व्यावहारिक उलझन को सुलझाने के लिए जेसन बेन की कहानी समझना बहुत जरूरी है। जेसन कोई महान दार्शनिक या अरबपति नहीं थे, वो एक आम अकाउंटेंट थे। अच्छा, तो उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? वो अपनी नौकरी में रोजाना वही घिसी पिटी स्प्रेडशीट भरते थे। उनकी सैलरी लगभग $40,000 थी और उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी नौकरी में कोई भविष्य नहीं है। उन्हें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता था। ये तो आज के समय में बहुत लोगों की कहानी है। बिल्कुल। तो अपनी जिंदगी बदलने के लिए उन्होंने तय किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी मुश्किल स्किल सीखेंगे। जेसन के पास कोई टावर बनाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बस एक साधारण से कमरे को अपना किला बना लिया। और उस कमरे का माहौल कैसा था, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। उस कमरे में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था। डेस्क पर सिर्फ 3 चीजें होती थी, एक टेक्स्ट बुक,
एक नोटबुक और एक हाइलाइटर, बस। वाओ, एकदम बेसिक। तो क्या ये शुरुआत से उनके लिए आसान था? बिल्कुल नहीं। जेसन ने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया। उनका दिमाग बार बार इस कमरे से भागना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूर किया। दिन में 5 से 6 घंटे का ये एकदम शुद्ध डीप वर्क था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जेसन ने न सिर्फ दुनिया के सबसे मुश्किल कोडिंग बूट कैंप में अपनी जगह बनाई, बल्कि उसे टॉप भी किया। $40,000 कमाने वाला वो साधारण अकाउंटेंट सीधा $1,00,000 की नौकरी पर पहुंच गया। क्या बात है! ये एक जिंदा सबूत है कि मुश्किल से मुश्किल सिलेबस को कैसे क्रैक किया जा सकता है। अगर मुझे इसे एक उदाहरण से समझाना हो तो डीप वर्क उस हायाबुसा बाइक की तरह है जिसे एकदम खाली और सीधी सड़क पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया जा रहा हो। अरे वाह, बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। है ना? सामने कोई ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। आप बस एक्सेलरेटर देते हैं और मीलों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शैलो वर्क है या उथला काम है, वो साइकिल की तरह है जिसे एक भीड़ भरे बाजार में चलाया जा रहा हो, जहां हर 2 कदम पर ब्रेक मारना पड़े। बर्गर खाते हुए किसी असाइनमेंट पर काम करना इसी तरह का शैलो वर्क है। बिल्कुल सही कहा। खाली सड़क पर जो गति मिलती है वो भीड़ में कभी नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ एक और गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। जेसन बेन ने वो जो 5-6 घंटे पढ़ाई की, वो कोई आसान काम नहीं था। हाँ, शुरुआत में हर इंसान का दिमाग एक खाली सड़क पर हयाबुसा भगाने से भी डरता है। और यहीं से वो 40 मिनट वाली समस्या आती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। जेसन बेन ने भी ये महसूस किया होगा, जब भी कोई विद्यार्थी अलग कमरे में बैठता है तो 40 मिनट की पढ़ाई के बाद ही दिमाग में वो अजीब सा दर्द और घुटन क्यों होने लगती है? इस मानसिक तनाव के पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। जब विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान वो उलझन महसूस होती है ना, तो असल में वो भागने का या किताब बंद करने का समय नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है? वो मजबूती से डटी रहने का समय होता है। इसे जिम में मांसपेशियों के बनने की प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। मतलब जब तक भारी वजन उठाने से मांसपेशियों के रेशे टूटते नहीं और दर्द नहीं होता, तब तक मसल ग्रो नहीं करती। आप यही कह रही है ना? एकदम सही। ठीक वही प्रक्रिया दिमाग के साथ होती है। जब तक दिमाग को नई और मुश्किल चीजें समझने में तकलीफ ना हो, जब तक एक तरह का रेजिस्टेंस महसूस ना हो, तब तक दिमागी विकास नहीं होता। ये दर्द इस बात का बायोलॉजिकल सिग्नल है कि दिमाग कुछ नया सीख रहा है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिम का दर्द तो इंसान फिर भी सह लेता है, उसे शीशे में अपनी बदलती हुई बॉडी दिखती है। लेकिन दिमाग के अंदर ऐसा क्या बन रहा है जो इस दर्द को इतना जरूरी बनाता है? न्यूरोसाइंस में इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी मुश्किल गणित के फॉर्मूला या थ्योरी पर अपना पूरा फोकस लगाता है, तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है? इन न्यूरल पाथवे या नसों के चारों ओर माइलिन नाम की एक फैटी परत बनने लगती है। तो ये माइलिन की परत असल में उस जानकारी के साथ क्या करती है? इसे एक बिजली के तार की तरह सोचिए। अगर एक नंगी पतली सी तांबे की तार से करंट पास किया जाए तो वो धीमा होगा और लीक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। सही कहा। लेकिन जब उस तार पर प्लास्टिक की एक मोटी इंसुलेशन परत चढ़ा दी जाती है तो सिग्नल बहुत तेजी से और बिना भटके सीधा अपनी जगह पहुंचता है। माइलिन शीथ वही इंसुलेशन है। ये परत उस विशेष जानकारी को दिमाग में वीआईपी स्टेटस दे देती है। तो मतलब जब पढ़ते वक्त मानसिक दर्द होता है तब असल में दिमाग उस नई जानकारी के चारों तरफ माइलिन की वो मोटी परत चढ़ा रहा होता है, ताकि अगली बार वो टॉपिक चुटकियों में समझ आ जाए। बिल्कुल, यही पूरी प्रक्रिया है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में एक बहुत बड़ी अड़चन है। मान लीजिए किसी छात्र को वो मानसिक दर्द हो रहा है, माइलिन बन रहा है और उसी पल डेस्क पर रखे फोन की स्क्रीन चमकती है, इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। सबसे बड़ी रुकावट। क्या दिमाग उस माइलिन की परत बनाने के मुश्किल काम को छोड़कर तुरंत उस नोटिफिकेशन को देखने का आसान बहाना नहीं ढूंढेगा? दिमाग 100% बहाने ढूंढेगा, क्योंकि विकासवादी दृष्टिकोण से इंसान का दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर एक छात्र के मानसिक अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो लोग इस शुरुआती मानसिक दर्द को सह जाते हैं और उस फोन को हाथ नहीं लगाते, वही लोग आगे चलकर अपनी फील्ड के सुपरस्टार बनते हैं। और जो फोन उठा लेते हैं, जो उस दर्द से घबराकर फोन की तरफ भाग जाते हैं, वे हमेशा उसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में साइकिल चलाते रह जाते हैं। उनका डीप वर्क कभी शुरू ही नहीं हो पाता। हाँ, और ये विलन सिर्फ ध्यान नहीं भटका रहे हैं,
ये फोकस करने की उस माइलिन बनाने वाली क्षमता को ही खत्म कर रहे हैं। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान की परछाई का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अटेंशन रेसिड्यू ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई छात्र फिजिक्स पढ़ रहा है और बीच में 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप चेक कर लेता है, क्या नुकसान है इसमें? नुकसान बहुत बड़ा है। मान लीजिए कोई लगातार फोकस करके गणित के सवाल हल कर रहा है, 25 + 29 + 28, दिमाग पूरी तरह संख्याओं में डूबा है। ठीक है। अचानक कोई आकर उससे पूछ ले कि कल शाम को कौन सी फिल्म देखने चलें। अब उस इंसान का ध्यान गणित से हटकर फिल्म पर चला गया। और जब वो वापस गणित पर आएगा तो उसे दोबारा शुरुआत से फोकस बनाना पड़ेगा। बात सिर्फ दोबारा फोकस बनाने की नहीं है। जब वो वापस गणित के सवाल पर आएगा तो उसका 100% ध्यान गणित पर नहीं होगा। उसके दिमाग के किसी हिस्से में अभी भी उस फिल्म के बारे में विचार चल रहे होंगे। अच्छा, तो इसी बची हुई परछाई को अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। बिल्कुल। जब हम एक मुश्किल काम छोड़कर अचानक किसी का मैसेज चेक करते हैं तो पहले काम की कुछ परछाई दिमाग में रह जाती है। लगातार ऐसा करने से दिमाग क्रॉनिक रूप से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो इसका मतलब जो आजकल डिजिटल डिटॉक्स का फैशन चला है कि संडे को फोन बंद रखेंगे और बाकी दिन खूब इस्तेमाल करेंगे, वो तो किसी काम का नहीं है। वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हफ्ते में केवल 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करना वैसे ही है जैसे हफ्ते के 6 दिन लगातार जंक फूड खाना और सिर्फ रविवार को सलाद खाकर डाइटिंग करना। हाँ, इससे सेहत तो कभी नहीं सुधरेगी। एकदम सही। फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे जब चाहा ऑन कर लिया। ये एक आदत है जिसे रोजाना की दिनचर्या में शामिल करना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं इंटरनेट या वाईफाई को पूरी तरह कैसे बंद कर सकता हूँ? सही बात है। आजकल तो पूरा सिलेबस, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में क्लाउड पर होते हैं, कॉलेज के पोर्टल पर असाइनमेंट जमा करने होते हैं। एक छात्र इंटरनेट के बिना पढ़ाई कैसे कर सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। यहाँ समाधान इंटरनेट को हमेशा के लिए बंद करना नहीं है, बल्कि उसके इस्तेमाल का तरीका बदलना है। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहला तरीका है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले जरूरी पीडीएफ या नोट्स को डाउनलोड कर लिया जाए और फिर लैपटॉप का वाईफाई बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, जो पढ़ाई के समय सोशल मीडिया साइट्स को खोलना नामुमकिन बना देते हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण है नोटपैड तकनीक। नोटपैड तकनीक, ये कैसे काम करती है? जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा हो और अचानक दिमाग में कोई डाउट आए, जिसे इंटरनेट पर सर्च करना हो या किसी दोस्त को कोई जरूरी मैसेज करने का विचार आए, तो तुरंत फोन या नया टैब न खोलें। तो फिर क्या करें? उस डाउट को भूल जाएं? नहीं, उस विचार को अपने पास रखें, एक कागज के नोटपैड पर लिख लें। जब पढ़ाई का एक तयशुदा ब्लॉक खत्म हो जाए, जैसे 1 घंटे बाद, तब उस ब्रेक में अपने नोटपैड की लिस्ट देखकर सारे काम एक साथ निपटा लें। अरे वाह, इससे फ्लो भी नहीं टूटता और अटेंशन रेजिड्यू भी पैदा नहीं होता। एकदम सही पकड़े हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ तो ये हुआ कि हमें इंटरनेट को एक माइक्रोवेव की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोवेव? ये दिलचस्प है। कैसे? जैसे हम किचन में जाते हैं, माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म करते हैं, उसे निकालते हैं और वापस अपने कान पर लग जाते हैं। कोई भी इंसान माइक्रोवेव के सामने खड़े होकर उसे घंटों तक लगातार घूरता नहीं रहता। बहुत ही सटीक उदाहरण है। इंटरनेट भी एक टूल है। गए, जानकारी निकाली और वापस आ गए। ये माइक्रोवेव वाली सोच एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है कि आज के युग में क्या हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट हमारा इस्तेमाल कर रहा है। नेटवर्किंग टूल्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे इंसान का अधिक से अधिक समय और ध्यान खींच लें। वो तो उनका बिजनेस मॉडल ही है। इसलिए उन्हें एक डिफॉल्ट मोड की तरह नहीं, बल्कि एक तय रूटीन की तरह इस्तेमाल करना होगा। अब जब हमें विलन का पता चल गया है और नियम भी समझ आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक छात्र अपनी असल जिंदगी में इस डीप वर्क को कैसे लागू कर सकता है। इसके लिए कोई एक रणनीति तो सबके लिए काम नहीं करेगी ना? बिल्कुल नहीं। हर छात्र की दिनचर्या और जरूरत अलग होती है, इसीलिए डीप वर्क को लागू करने की अलग अलग रणनीतियां हैं। सबसे पहली है मोनास्टिक अप्रोच, यानी सन्यासी वाला नजरिया। सन्यासी वाला नजरिया मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चले जाना? हाँ, नहीं। इसमें इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर देता है और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। लेकिन एक मिनट, क्या कॉलेज जाने वाले किसी भी सामान्य छात्र के लिए ये संभव है? अगर वो दुनिया से कट जाएगा
तो उसे तो भयंकर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट्स छूट जाएंगे। मैं समझती हूँ, ये रणनीति हर समय के लिए नहीं है। ये उन छात्रों के लिए बेहतरीन है जिनकी परीक्षाएं एकदम सिर पर हैं, जैसे एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा हो। अच्छा, तब तो सन्यासी बनना जरूरी हो जाता है। हाँ, लेकिन सामान्य दिनों के लिए दूसरी रणनीति ज्यादा कारगर है, जिसे रिदमिक अप्रोच कहते हैं। इसका अर्थ है रोजाना एक तय समय पर डीप वर्क करने की आदत डालना। जैसे सुबह का समय तय कर लेना। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का समय सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क के लिए तय कर लेना। उस दौरान फोन, इंटरनेट सब बंद। बाकी पूरा दिन वो छात्र सामान्य जीवन जी सकता है। ये काफी व्यवहारिक है। और एक तीसरी रणनीति का भी जिक्र है हमारी आज की स्रोत सामग्री में, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा लगा मुझे। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इसका मतलब है कि जब छात्र सफर कर रहे हों, जैसे बस या ट्रेन में, तो कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने के बजाय अपने दिमाग में किसी मुश्किल फॉर्मूले या थ्योरी को सुलझाने की कोशिश करें। मतलब शारीरिक रूप से आप कहीं और हैं, लेकिन आपका दिमाग पूरी गहराई से किसी समस्या पर काम कर रहा है। बिल्कुल, ये भी डीप वर्क का ही एक हिस्सा है। अगर मैं इसका एक बहुत ही सटीक और असली उदाहरण दूं, तो मुझे मुंबई की लोकल ट्रेनें याद आती हैं। हाँ, जो लोग मुंबई में रहते हैं ना, वो जानते हैं कि वहाँ लोकल ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं होती। हाँ, वहाँ का सफर तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले उसी खचाखच भरी ट्रेन के अंदर धक्के खाते हुए बच्चे पूरी एकाग्रता से अपने नोट्स पढ़ते नजर आते हैं। उनके आसपास भयंकर शोर है, भीड़ है, लेकिन उस वक्त उनका डीप वर्क चरम पर होता है। क्योंकि उस दिन उनका इरादा पूरी तरह से पक्का होता है। बिल्कुल, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें ना, तो ये साबित होता है कि डीप वर्क के लिए सिर्फ एक शांत कमरे की ही दरकार नहीं होती, बल्कि इरादे की स्पष्टता सबसे ज्यादा जरूरी है। इरादा साफ हो तो मुंबई की लोकल ट्रेन भी कालजुंग का टावर बन सकती है। बहुत खूब कहा। इसके अलावा फोकस बढ़ाने के लिए मेमोरी पैलेस जैसी तकनीकों का भी अभ्यास किया जा सकता है, जहां इंसान अपने दिमाग में एक काल्पनिक जगह बनाकर उसमें जानकारियों को स्टोर करता है, जिससे याददाश्त और फोकस एक साथ बढ़ते हैं। तो अगर आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटा जाए, तो डीप वर्क एक ऐसी दुर्लभ और मूल्यवान स्किल है जो किसी भी साधारण छात्र को असाधारण बना सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जेसन बेन की तरह एक कमरे में बंद होकर कोई बिल्कुल नई स्किल सीखनी हो, या परीक्षा का भारी मानसिक दबाव झेलना हो, उस 40 मिनट वाले शुरुआती मानसिक दर्द को सहना, माइलिन की परत बनने देना और डिजिटल कचरे को अपनी दुनिया से बाहर निकालना ही सफलता की कुंजी है। एकदम सही। अगर ये गहरा विश्लेषण हमारे सुनने वाले किसी भी विद्यार्थी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और आगे भी ऐसी ही मूल्यवान जानकारी पाना चाहते हैं, तो द बुक पल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चर्चा को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें फोकस करने में दिक्कत होती है। अंत में मैं इस पूरी चर्चा से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जिस पर सबको सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आज हमने याददाश्त और एकाग्रता के सीधे संबंध के बारे में बात की। जरा सोचिए, जब इंसान किसी बहुत ही भावुक, बड़े या दर्दनाक पल को सालों तक हर छोटी डिटेल के साथ याद रख सकता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इंसान का दिमाग स्वभाव से कमजोर नहीं है? ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्या ये संभव है कि कमजोर छात्र या बुरा छात्र नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक ऐसा सामान्य दिमाग है जिसे सही तरह की खामोशी, एकाग्रता का माहौल और डीप वर्क करने का मौका कभी मिला ही नहीं? इस बात पर जरूर सोचिएगा। सच में, क्या पता वो दिमागी एक्सरे मशीन असल में कभी टूटी ही ना हो, बस हमने कभी उसे सही रोशनी और सही एकांत में देखने की कोशिश ही नहीं की। इस गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।